नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड। और आज के शो में हम चर्चा करेंगे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर रुपेश पटेल मौजूद हैं, जो कि फंड मैनेजर हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से। रुपेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपका आउटलुक मार्केट्स पर। अगर हम कैलेंडर ईयर 2025 की बात करें तो 6 महीने निकल चुके हैं और ये 6 महीने काफ़ी उथल पुथल रहे मार्केट पर्सपेक्टिव से। ना सिर्फ प्राइस परफॉर्मेंस बल्कि न्यूज़ फ्लो, फिर चाहे वो डोमेस्टिक हो या ओवरसीज हो, अर्निंग्स ही क्यों ना हो। कैसे देखते हैं आप बाकी के इस कैलेंडर ईयर के 6 महीने मार्केट्स के लिए? So, no doubt, आपने बहुत rightly point out किया. So, first of all, thank you so much for having me on your show. So, no doubt, आपने बहुत rightly point out किया कि अगर हम पहले 6 महीने देखें कैलेंडर ईयर 2025 के, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स हमने देखे हैं। सितंबर ऑनवर्ड्स जो मार्केट में करेक्शन देखा था, वहां से मार्केट ऑलमोस्ट पूरा रिकवर कर चुका है। और डिस्पाइट जो भी हमने नेगेटिव न्यूज़ फ्लो देखे अराउंड जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, और अराउंड tariff noise coming from US. So going ahead, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए नियर टर्म में मार्केट को प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी अगर हम ड्राइवर्स देखें तो हम एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पे जो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की है या आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो फेवरेबल है। जो केपेक्स का आउटलुक है दैट कंटिन्यूज टू रिमेन पॉजिटिव। अगर कंज्यूमर डिमांड की बात करें तो वहां पे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो डिमांड बॉटम आउट हो रही है। एंड विद द नेक्स्ट पे कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद और जो टैक्स रेट में हमने कट देखे हैं, उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट में हमने कट देखा है, ये सब भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर डिमांड को सपोर्ट करना चाहिए। मॉनसून अच्छा होने की एक्सपेक्टेशन है तो रूरल डिमांड भी बेटर रहेगी, ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो अगर नियर टर्म में देखें तो जो अर्निंग्स ग्रोथ को सपोर्ट करने के ड्राइवर्स होते हैं वो सभी इन प्लेस हैं। लॉन्गर टर्म आर्ग्यूमेंट अगर हम देखें तो इंडिया एक ग्रोथ स्टोरी है। जो लॉन्गर टर्म ड्राइवर्स हैं जैसे हमारा डेमोग्राफिक एडवांटेज, इंडिया एक यंग कंट्री है और अगले कुछ डिकेड्स तक हम लोग ऐसे ही फेवरेबल डेमोग्राफिक प्रोफाइल में रहेंगे। तो उसकी वजह से और जो अपना पर कैपिटा इनकम में जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है और आगे जाके भी मिलेगा, उसकी वजह से जो काफ़ी नई कंज्यूमर कैटेगरीज हैं वो क्रिएट होंगी। एग्जिस्टिंग कंज्यूमर कैटेगरीज में प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड प्ले होगा। फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जो अभी चल रहा है और हमें आगे और मजबूत होता दिखेगा। तो ये सब फैक्टर्स जो लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स है वो सब इंटैक्ट है। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव है। ओके, कोई रिस्क दिख रहा है क्या फिलहाल मार्केट्स के लिए, या फिर अगले 6 महीने भले ही चाहे बहुत पैसा ना बने या बहुत गिरावट ना आए, क्या वॉलेटिलिटी परसिस्ट कर सकती है? तो रिस्क की बात करें तो आई थिंक ग्लोबल रिस्क ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखते हैं। हमने टैरिफ और जियोपॉलिटिकल रिस्क जो देखा है और लास्ट फ्यू मंथ्स में अगर हम देखें तो ये रिस्क काफ़ी प्रोमिनेंटली देखने को मिले हैं एज कम्पेयर टू लास्ट फ्यू इयर्स। तो मुझे लगता है ग्लोबल कोई इवेंट जिसकी वजह से एक रिस्क ऑफ का माहौल वैश्विक बाजारों में हो सकता है, तो उसकी वजह से इंडियन मार्केट्स पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। दैट इज एक जो रिस्क है वो ग्लोबल है इन दैट सेंस। दूसरा रिस्क जो मुझे लगता है, आई थिंक आपने भी जैसे पॉइंट आउट करा कि मार्केट में हो सकता है बहुत ज्यादा रिटर्न्स नियर टर्म में देखने को ना मिले, क्योंकि अगर हम अपने करंट वैल्यूएशंस देखें तो वैल्यूएशंस में जो भी पॉजिटिव्स मैंने बात करी वो पॉजिटिव्स काफी कुछ फैक्टर्ड इन है। तो अगर उन पॉजिटिव्स पे हमें किसी वजह से नेगेटिव सरप्राइज मिला, अर्निंग्स ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है अगर वो किसी वजह से डिलीवर कंपनीज नहीं कर पाई तो एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है और हमें मार्केट में करेक्शन उन लिमिटेड कंपनीज में देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक ये दो चीजें वेयर वैल्यूएशन फुल है, मोस्ट ऑफ पॉजिटिव्स फैक्टर्ड इन है, और दूसरा जो ग्लोबल रिस्क प्ले आउट हो सकते हैं उसकी वजह से ग्लोबली अगर हमें एक रिस्क ऑफ का एनवायरनमेंट अगर प्ले आउट होता है तो उसका भी इम्पैक्ट इंडिया में देखने को मिलेगा। तो ये दो बड़े रिस्क है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। ओके, अब कमिंग बैक टू निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, इस पर समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा डिटेल्स और डाइव इन करते हैं। रुपेश जी, तो पहले तो ये बताइए, नेम तो इंडिकेट कर रहा है कि इस फंड में काफ़ी ग्रोथ रहेगी आगे, लेकिन जब हम ग्रोथ फंड की बात करते हैं तो इसका ये इंडिकेट क्या कर रहा है? क्या आपका इन्वेस्टमेंट राशनाले है इस फंड में, क्या डिटेल्स हैं? तो अगर हम निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की बात करें तो ये एक मिड कैप ओरिएंटेड फंड है।
विच मीन्स के आप किसी भी पॉइंट पे जो फंड के 65% एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो हमेशा मिड कैप स्टॉक्स में रहेंगे। बाकी के जो 35% इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं। अगर आप इस फंड का कंस्ट्रक्ट देखें तो मिड कैप हैवी है, तो हमें ऐसा लगता है कि मिड कैप कैटेगरी में अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो यूनिक प्रॉफिट पूल प्ले करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। वो ऐसे प्रॉफिट पूल्स हैं जो आपको लार्ज कैप सेगमेंट में देखने को नहीं मिलते हैं। सेकेंडली, प्रॉफिट पूल्स बहुत छोटे हैं, तो ग्रोथ काफी लंबे समय तक एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो वो देखते हुए मुझे लगता है कि एज द नेम ऑल्सो सजेस्ट के ये फंड में टिपिकली जो कंपनीज हैं उसमें जो जो स्टॉक्स हैं जिसमें हम इन्वेस्टेड हैं, उनका जो ग्रोथ प्रोफाइल है वो सिग्निफिकेंटली ऑन द हायर साइड है। लेकिन फॉर रिटर्न अर्न करने के लिए हमें वैल्यूएशन और ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस दोनों को बैलेंस करना होता है। तो इस फंड का अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आई थिंक हमने वो बहुत अच्छे से हम लोग बैलेंस कर पाए हैं, which is visible in the fund's track record. But very broadly speaking, कंपनीज जो मिड कैप कैटेगरी में है या कंपनीज जो लार्ज कैप या स्मॉल कैप में है लेकिन जिनके लिए रनवे फॉर ग्रोथ काफ़ी बड़ा है, जो रीजनेबली लॉन्ग पीरियड तक एक रीजनेबली हाई रेट पर ग्रो कर सकती हैं, उन कंपनीज को बहुत सिग्निफिकेंट उन कंपनीज में हमारा काफ़ी सिग्निफिकेंट एक्सपोजर इस फंड में है। ओके, तो एक मिड कैप ओरिएंटेड फंड है, तो फिर एक आउटलुक आपका मिड कैप्स पर भी, इज इट द राइट टाइम या गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन मिड कैप्स? क्योंकि काफ़ी एप्रीहेंशंस थी, व्यूज़ काफ़ी डिफरेंट थे एनालिस्ट लॉबी के कि शायद अभी मिड कैप से दूर रहें, लार्ज कैप्स पर से ही स्टिक करें। क्या वो टाइम गुजर चुका है और मिड कैप्स में निवेश करने का क्या समय अभी ठीक है, करना चाहिए, एक्सपोजर लेना चाहिए? सो आई थिंक एक हमें मतलब मार्केट को मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप की तरह से ना देखने के बजाय आई थिंक हमें इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग जब इस मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं, इनमें इन्वेस्ट करने से किस तरह के रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, तो उन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। बॉटम अप बेसिस पे रिसर्च ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि लार्ज कैप या मिड कैप, मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर हाँ आप एक ऐसा पोर्टफोलियो देख रहे हैं जिसमें ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स या कंपनीज में काफी मीनिंगफुल एक्सपोजर है, तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड इज डेफिनेटली एक ऑल्टरनेटिव है जो इन्वेस्टर्स कंसिडर कर सकते हैं। ओके, जैसे आपने बताया कि 65% डेडिकेटेडली मिड कैप्स में होना चाहिए इस फंड के थ्रू और बाकी 35% लार्ज मिड या स्मॉल कैप में हो सकता है। अगर हम करंट कॉम्पोजिशन की बात करें तो कितना परसेंटेज एलोकेशन इन टोटल मिड कैप्स में है? क्या आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं फिलहाल? दो क्वेश्चंस, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एक्सपोजर और कितना कैश कंपोनेंट है पोर्टफोलियो में। वेरी क्लियरली जैसा मैंने बताया 65% रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है मिनिमम मिड कैप में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप हमारा करंट पोर्टफोलियो देखें तो अबाउट 67% एक्सपोजर मिड कैप स्टॉक्स में है, अबाउट 21% एक्सपोजर लार्ज कैप स्टॉक्स में है और बाकी का एक्सपोजर स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। अगर हम पोर्टफोलियो देखें तो ऑलमोस्ट 87% पोर्टफोलियो 10,000 करोड़ से 1,10,000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है। एज फार एज कैश कॉल इज कंसर्न, एज अ इन्वेस्टमेंट फिलोसफी हम लोग लार्ज कैश कॉल्स मार्केट में नहीं लेते हैं। तो हमारे पोर्टफोलियो में आपको 1.5-2% कैश देखने को मिल सकता है, लेकिन वो या तो रिडेम्पशंस के लिए या मार्केट में कभी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो इन्वेस्टमेंट के लिए लिक्विडिटी रहना चाहिए, उसको ध्यान में रख के रखते हैं। बट अदरवाइज मार्केट लेवल्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हमारे पोर्टफोलियो में कभी भी आपको बहुत बड़ा कैश कॉल देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अच्छा एक चीज़ और बताइए रुपेश जी, अब हम जो 70% के आसपास आपका मिड कैप्स में एक्सपोजर है उस पर फोकस करते हैं और कौन कौन सी थीम्स, कंपनीज या कौन कौन से सेगमेंट्स आपने पिक किए हैं, कहाँ कहाँ कवरेज मिल रही है एक इन्वेस्टर को इस फंड के थ्रू? अगर पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट देखें तो काफी बॉटम अप है, लेकिन अगर मुझे सेक्टर्स में डिवाइड करना है तो वेरी ब्रॉडली 3 टॉप डाउन सेक्टर्स हैं जिसमें सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड है। फर्स्ट सेगमेंट है कंज्यूमर, विद इन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। सेकेंड सेगमेंट जिसमें हम लोग फोकस्ड हैं वो है फाइनेंशियल्स, एंड थर्ड सेगमेंट जिसमें हम लोग फोकस्ड है वो है पावर सेक्टर रिलेटेड एक्सपोजर्स। नाउ लेट मी टेक अ मिनट टू एक्सप्लेन।
जो कंज्यूमर सेक्टर है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी प्लेज है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव और गोल ये रहा है कि जितने मल्टीपल प्रॉफिट पूल्स पे हम पोर्टफोलियो में एक्सपोजर ले सकते हैं हमें लेना चाहिए। सो अगर आप विद इन कंज्यूमर देखेंगे तो हमारे पास रिटेल सेक्टर में एक्सपोजर है, हमारे पास कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में एक्सपोजर है, हमारे पास क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स का एक्सपोजर है। सो इस तरह के मल्टीपल प्रॉफिट पूल्स है। क्योंकि हमें लगता है कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर कैपिटा इनकम्स ग्रो होने की वजह से काफी नई कैटेगरीज क्रिएट होंगी, एग्जिस्टिंग कैटेगरीज में प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड देखने को मिलेगा। सो ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कैटेगरीज ऐसी कैटेगरीज है जहां पे रनवे फॉर ग्रोथ काफी बड़ा है और आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। सेकंड, मैंने बात करा फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स अगेन कोशिश ये है कि हम जितने मल्टीपल प्रॉफिट पूल्स में पार्टिसिपेट कर सके करना चाहिए। सो अपार्ट फ्रॉम लेंडर्स, जो एनबीएफसीज हैं या स्मॉल बैंक्स हैं, उनके सिवाय हमारा काफ़ी कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज में एक्सपोजर हैं, चाहे एक्सचेंजेस हैं, चाहे असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं। सो दैट्स हाउ विद इन फाइनेंशियल्स ये मल्टीपल प्रॉफिट पूल्स है जिसमें एक्सपोजर है, क्योंकि हमें लगता है नॉट ओनली लेंडिंग बट फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एक बहुत बड़ा ट्रेंड है और ये काफ़ी लंबे समय तक आगे भी प्ले होगा। सो जो कंपनीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस थीम से बेनिफिट होंगी, वो फ्यूचर में काफ़ी बड़ी हो सकती हैं। थर्ड स्पेस, मैंने पावर सेक्टर की बात करी, तो पावर सेक्टर पे हमारा व्यू है कि अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो पावर सेक्टर में कोई बहुत बड़ा कन्वेंशनल साइड पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, लेकिन डिमांड बढ़ती गई है। तो हम लोग एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे डिमांड सप्लाई काफ़ी टाइटली मैच्ड है। एट द सेम टाइम हम लोगों ने कमिटमेंट करा है कि बाय 2030 500 गीगावाट का तक हमारा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होगा। सो अगर हम अगले कुछ साल देखें तो अगले कुछ सालों में काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेक्टेड है इन द पावर सेक्टर, नॉट ओनली टू ऐड कन्वेंशनल कैपेसिटीज, लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका जो कंपोनेंट बढ़ेगा पावर मिक्स में, उसमें भी हमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलेगा। तो नेट नेट हमें ऐसा लगता है कि अगले कुछ सालों के लिए जो ये एंटायर पावर इकोसिस्टम है, जिसमें असेट ओनर्स हैं, फाइनेंशियर्स हैं, इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं, रिन्यूएबल प्लेज हैं, इन सब के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बेस्ड ऑन जो रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट क्वालिटी पे हमारा व्यू है, उन सबको ध्यान में रख के हमने कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स का एक बास्केट बनाया है। तो ये 3 सेक्टर है जिसमें हम लोग काफ़ी सिग्निफिकेंटली ओवरवेट है। ओके, इनफैक्ट रुपेश जी, मैं आपके इस फंड का कॉम्पोजिशन देख रही थी एंड कमेंडेबल है। जो स्टॉक पिकिंग आपकी है इस फंड के अंदर, वो काफ़ी एक्साइटिंग है। मतलब चुन चुन के आपने कंपनियों को रखा है। मैं कंपनीज के नेम मेंशन नहीं कर सकती, लेकिन मैं उन कुछ आपकी स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी पर तो बातचीत करूंगी ही, लेकिन मैं 2-3 थीम्स देख रही थी जो आपके इस फंड में शामिल हैं, और वो थीम्स ऐसी हैं जिन्होंने काफ़ी पैसा बनाकर दिया है। और उसमें से एक थीम है कैपिटल मार्केट्स। मैं कैपिटल मार्केट में आपका कितना कॉम्पोजिशन है इन स्टॉक्स में वो जानना चाहती हूँ, प्लस ये कि इस थीम को लेकर आगे का आउटलुक क्या है, क्योंकि ऑलरेडी पैसा काफ़ी बना है इस थीम में अब तक। सो नो डाउट कैपिटल मार्केट एज अ थीम पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, एंड काफ़ी केसेस में वैल्यूएशंस बहुत कुछ पॉजिटिव्स फैक्टर इन कर रहे हैं। सो ये एक डायनामिक सिचुएशन है, एज इन हम लोग हमारे पोर्टफोलियो को कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट करते रहते हैं रिस्क रिवॉर्ड पैरामीटर्स पे, और देखते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग होल्डिंग कोई और होल्डिंग्स हैं जिसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है तो उसका वेट बढ़ाना चाहिए, या मार्केट में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करके हम उन अपॉर्चुनिटीज को कंसिडर कर सकते हैं। सो आई थिंक सफाइस टू से के जो काफ़ी एक्सपोजर्स है जहाँ पे हमने बहुत अच्छा करा है, और अगर हमें लगता है कि वैल्यूएशन स्ट्रेच आउट है, कुछ जगह पे हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और नया एक्सपोजर ऐड कर सकते हैं। बट नेट नेट फ्रॉम लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव आई थिंक कैपिटल मार्केट रिलेटेड प्लेस पे व्यू स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। ओके, चंदन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिस्टर रुपेश पटेल मौजूद हैं जो कि फंड मैनेजर हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से, और आज हम बातचीत कर रहे हैं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड की, जो कि एक मिड कैप ओरिएंटेड फंड है। अच्छा रुपेश जी, ब्रेक में जाने से पहले हमने कैपिटल मार्केट स्टॉक्स की बातचीत की। मैं 2 चीज़ और आपसे पूछना चाहती हूँ। एक तो ये कि रिसेंटली क्या आपने कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में अपने
कॉम्पोजिशन को, स्टेक को कम किया है, थोड़ा प्रॉफिट लिया है, या एज इट इज़ होल्डिंग अभी बनी हुई है? और दूसरा ये एक और थीम में देख रही थी, ये है एरोस्पेस और डिफेंस। यहाँ आपका एक्सपोजर तो है बट परसेंटेज टर्म्स में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। और अगर हम रिसेंटली डिफेंस एरोस्पेस पॉकेट की बात करें, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को कंसिडर करें, तो काफ़ी बुलिश आउटलुक अगले 4-5 सालों के लिए नज़र आ रहा है। क्या व्यू है आपका उस थीम पर? लेकिन पहले कैपिटल मार्केट्स पर। तो कैपिटल मार्केट्स, जैसा कि मैंने बताया, हम लोग कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट करते रहते हैं। तो आई थिंक हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ एक नाम में, कुछ एक कंपनीज में शायद प्रॉफिट बुक किया है, बट नेट नेट बहुत सिग्निफिकेंट चेंज पोर्टफोलियो में नहीं है। ऑन डिफेंस, यस, आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी देखें तो एक मार्केट में काफ़ी व्यू है कि डिफेंस स्टॉक्स बहुत अच्छा करेंगे, बिकॉज डिफेंस एक्सपेंडिचर इंडिया में ही नहीं बट अक्रॉस द ग्लोब सिग्निफिकेंट अपटिक एक्सपेक्टेड है। तो नो डाउट इसमें कुछ कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा करेंगी। हमारे पास कुछ कंपनीज में एक्सपोजर्स हैं, लेकिन आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। सो मेन रीज़न ये है कि या तो हमें लगता है कि जो कंपनीज अच्छी हैं जहाँ पे बेनिफिट आ सकते हैं, या तो वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है, या सेकेंडली हम लोग थोड़ा एग्जीक्यूशन के लिए वेट करेंगे, या बेटर प्राइस, एंट्री प्राइस के लिए वेट करेंगे। बिकॉज ओवर लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो जो आपका एंट्री वैल्यूएशन होता है वो बहुत मैटर करता है रिटर्न, अल्टीमेट रिटर्न्स के लिए। सो सेक्टर अपॉर्चुनिटी हो सकता है बहुत ही अच्छी हो सकता है कंपनीज उस सेक्टर में बहुत अच्छा करें, लेकिन अगर आपके एंट्री वैल्यूएशंस बहुत हाई है तो इन्वेस्टर रिटर्न उतने ग्रेट नहीं हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं हम लोग वैल्यूएशंस को लेके भी थोड़ा कॉशियस हैं, उसकी वजह से बहुत बड़ा एक्सपोजर पोर्टफोलियो में नहीं है। ओके, पॉइंट टेकन। अच्छा, ऑटोमोबाइल्स और ऑटो एंसलरीज, यहाँ इन टोटल कितना एक्सपोजर है आपका? और अगेन यहाँ आगे क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हैं? क्योंकि रिसेंट कुछ महीनों के सेल्स नंबर्स देखें तो कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं रहे हैं, ना पीवी सेगमेंट में, ना कमर्शियल व्हीकल्स में, और ना ही टू व्हीलर्स में। हालांकि टू व्हीलर्स के लिए, ट्रैक्टर्स के लिए या कमर्शियल व्हीकल्स के लिए स्पेशली समझा जा रहा है कि शायद आने वाले कुछ महीने बेटर हो सकते हैं। आप कैसे देखते हैं दोनों थीम्स को? किस तरीके का एक्सपोजर आपने लिया हुआ है? तो ऑटो सेक्टर में सिलेक्टिवली एक्सपोजर है, एंड जैसा मैंने बताया कि हमारा जो एक्सपोजर है वो मोर बॉटम अप अप्रोच होता है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स को उनके मेरिट पे, उनके वैल्यूएशंस और उनके रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रख के पोर्टफोलियो में इंक्लूड करा जाता है। नाउ अगर हम देखें हमारा पोर्टफोलियो, तो काफ़ी एक्सपोजर कुछ ऑटो एंसिलरीज कंपनीज में है, जिसमें बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल ऑटो एंसिलरीज हैं। डोमेस्टिक इसके लिए क्योंकि हमें लगता है कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है डोमेस्टिक ग्रोथ को प्ले करने के लिए। सो इंस्टेड ऑफ आप एक पर्टिकुलर ओईएम मार्केट शेयर गेन करेगा या लूज करेगा, उसकी जगह अगर आप उनके सप्लायर्स के थ्रू सेक्टर को प्ले करते हैं तो एक मार्केट शेयर गेन लॉस का जो रिस्क पोटेंशियली हो सकता है आपके पिक में, वो निकल जाता है। सेकेंडली अगर हम देखें ग्लोबल ऑटोज, तो करंट सिचुएशन आउटलुक काफ़ी नेगेटिव है। जो बहुत सारे कंपनीज हैं वो चैलेंजेस फेस कर रही हैं, पर्टिकुलरली इन यूरोप। जो करंट ट्रेंड है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसकी वजह से भी जो ओल्ड आइस, सो इंटरनल कंबशन इंजन फोकस्ड ओईज हैं, उनके लिए भी ग्रोथ चैलेंजेस आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो जो चैलेंजेस हैं उनके जो सप्लायर्स हैं उनके ऊपर भी ग्रोथ के टर्म्स में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लेकिन करंट वैल्यूएशंस पे हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। सो इवन दो एनवायरनमेंट थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन वैल्यूएशंस को ध्यान में रखते हुए और एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड की वजह से हमने उधर एक्सपोजर लिया हुआ है। ओईज में हमारा एक्सपोजर रेस्ट्रिक्टेड है लार्जली टू कमर्शियल व्हीकल्स एंड आई थिंक या मेनली टू हैवी कमर्शियल व्हीकल्स। ओके, अच्छा, अगर हम इस बार के अर्निंग सीजन को देखें तो क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी रही अर्निंग सीजन की? प्लस आपके पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से देखें तो अर्निंग सीजन के बाद क्या कुछ बदलाव इस पोर्टफोलियो में हुए हैं, या आमतौर पे कितने समय में आप रिव्यू करते हैं अपने होल्डिंग्स को? क्या स्ट्रैटेजी बेसिकली होती है पोर्टफोलियो रिव्यूइंग की, ऑल्सो विद रिगार्ड्स टू अर्निंग सीजन? सो गुड क्वेश्चन। सो अगर हम देखें करंट, सो जो रिसेंटली हमने अर्निंग सीजन जो ओवर हुआ फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च 2025,
सो मिड कैप्स इन जनरल अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी सुपीरियर रहा है, लेकिन जैसा मैंने बोला कि इंस्टेड ऑफ मार्केट को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के लेंस से देखने की वजह हमें इंडिविजुअल स्टॉक्स पे और उनके ग्रोथ प्रोफाइल पे ध्यान देना चाहिए। तो जनरली जो हमारे होल्डिंग्स है उधर मोस्ट ऑफ कंपनीज की अर्निंग्स जो है वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस ही रही हैं, तो ऐसा कोई बहुत ज़रूरत नहीं लगी है कि हमें पोर्टफोलियो में चेंज उस वजह से करने की ज़रूरत है। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम किस फ्रीक्वेंसी से पोर्टफोलियो में चेंजेस करते हैं या अर्निंग्स ग्रोथ या अर्निंग सीजन में किस तरह से अप्रोच रहता है, तो वेरी क्लियरली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअल एक्सरसाइज है जहां पे हम लोग कंटिन्यूअसली हमारे पोर्टफोलियो में जो होल्डिंग्स है उनको और जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं उनको इवेल्युएट करते रहते हैं। विद इन आवर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स हम जो उनके वेट्स हैं पोर्टफोलियो में उसको भी इवेल्युएट करते हैं कि हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है लेकिन उसका वेट कम है, तो हम ऐसे एक्सपोजर्स में अपना वेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जहां पे हमें लगता है कि मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो रिस्क रिवॉर्ड हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स से ज़्यादा फेवरेबल है, तो हम एग्जिस्टिंग स्टॉक्स को बेच के नए स्टॉक्स को ऐड करने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक ये एक बहुत कंटिन्यूअल एक्सरसाइज है, चाहे अर्निंग सीजन है नहीं है, बट इट्स अ फंक्शन ऑफ कंपनीज के ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, किस प्राइस पे वो कंपनीज अवेलेबल हैं और किसी टेम्पररी रीजन की वजह से, चाहे कंपनी स्पेसिफिक हो, चाहे इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो या मार्केट स्पेसिफिक हो, अगर वैल्यूएशंस बहुत अच्छे दिख रहे हैं और पहले हम इसके वजह से नहीं खरीद रहे थे कि हमें वैल्यूएशंस पे बहुत कंफर्ट नहीं था, बट आज वो करेक्शन की वजह से वैल्यूएशंस फेवरेबल हैं, तो हम लोग डेफिनेटली उसको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने के लिए ट्राई करते हैं। ओके रुपेश जी, वन लास्ट क्वेश्चन, और वो इस फंड को लेकर कि क्या रिस्क आपके हिसाब से इन्वॉल्व हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स किन बातों का ध्यान रखें, दूसरी बात कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये फंड सूट करता है या कितना होराइजन एटलीस्ट लेकर चले? सो वेरी क्लियरली जैसा मैंने बताया कि ये फंड एक मिड कैप ओरिएंटेड फंड है एंड हमारे अप्रोच है कि हम जितने मल्टीपल प्रॉफिट पूल्स में पार्टिसिपेट कर सके करना चाहिए। सो जहाँ पे भी उन प्रॉफिट पूल्स को प्ले करने के लिए हमें एक अच्छा बिजनेस मॉडल, एक अच्छा मैनेजमेंट दिखता है और कैपिटल एफिशिएंट बिजनेस मॉडल्स देखते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि ये वैल्यूएशंस भी सही है, हम लोग हमारे पोर्टफोलियो में एक्सपोजर लेते हैं। सो वेरी क्लियरली जो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है वो ग्रोथ ओरिएंटेड है, लेकिन हो सकता है कि नियर टर्म में बिकॉज ये कैटेगरी बीइंग अ मिड कैप कैटेगरी मार्केट के साथ वोलेटाइल हो सकता है, वोलेटिलिटी थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप स्टॉक्स, लेकिन अगर आपका लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन है, अगर आप ये अप्स एंड डाउन्स के थ्रू इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो ओवर अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म दिस पोर्टफोलियो विल वर्क वेल। सो अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो ये फंड का ऑलमोस्ट 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और इस 30 साल में इन्वेस्टर्स ने लगभग 22% अगर रिटर्न इस फंड से अर्न किया है। एंड इस पीरियड में मल्टीपल करेक्शंस आए हैं, हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का देखा है, 2020-21 कोविड-19 क्राइसिस देखा है एंड इस तरह के मल्टीपल क्राइसिस पास्ट में भी देखे हैं, बट डिस्पाइट दैट फंड हैज डिलीवर्ड दिस रिटर्न। So I think the longer the better, that would be my recommendation to investors. Okay. चलिए, थैंक यू रुपेश जी आने के लिए शो में और इस फंड से जुड़ी तमाम डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए और मार्केट्स पर भी अपना आउटलुक देने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये तो बात हुई निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की, लेकिन इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार।